हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। हमने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट है आपके सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स की वो कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है क्रिस्टल बाइंडिंग एंड लैटिस वाइब्रेशंस। हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, लैटिस क्या होता है उसके बारे में, यूनिट सेल्स क्या होती है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी वो काफी अच्छे से पढ़ ली है। अब हम लोग देखेंगे दैट क्रिस्टल आपस में बाइंड कैसे रहते हैं और लैटिस के अंदर किस टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल बाइंडिंग, उस पर आते हैं। तो देखो बच्चों, क्रिस्टल बाइंडिंग में बेसिकली होते क्या है, क्रिस्टल में बेसिकली हमारे पास में लैटिस पर एटम सिचुएटेड रहते हैं, यानी कि बात हो रही है एटम्स की। एटम्स क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। जब एटम्स एकदम स्वतंत्र होते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, तब उनके अंदर क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। लेकिन जब एटम्स क्या आते हैं, पास आते हैं, तो जब एटम जब पास आएंगे तो उस टाइम पर उनमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी ना होते हुए उसके अंदर इंटरेक्शंस होने लगते हैं और उन इंटरेक्शंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स भी काम करने लगता है। और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो क्या होते हैं, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं या वो कंबाइन हो जाते हैं। देखो, उनके बीच में जब इंटरेक्शंस होंगे तो मे बी इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है या और भी कुछ हो सकता है इंटरेक्शन के अंदर। तो उस टाइम पे वो दो जो एटम्स है जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से एटम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी ना किसी मैटर में, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य के निर्माण में या इस मैटर के फॉर्मेशन के अंदर कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं कोहेजिव एनर्जी या ससंजक ऊर्जा, और कई बार इसे बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, उसकी डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, वो एनर्जी जो किसी भी मैटर को बनने के लिए क्या है, आवश्यक है या जरूरी है, उतनी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और अगर उतनी एनर्जी हमने किसी क्रिस्टल को दे दी है ना, या किसी भी कंपाउंड को दे दी, तो वो क्या करेगा, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो यानी किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी और द कोहेसिव एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और क्रिस्टल। आपको समझ में आया होगा ये। अब देखो, इसकी डेफिनेशन को भी हम लोग रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी क्रिस्टल या मैटर को उसके कंपोनेंट एटम में तोड़ने या सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे कोहेसिव एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। क्या इसका पीछे का बैकग्राउंड है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं किसी भी क्रिस्टल में। तो ब्रॉडली इनको क्लासिफाई किया गया है बच्चों 5 टाइप के अंदर। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्डिंग, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, थर्ड इज मेटेलिक बॉन्डिंग, फोर्थ इज वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पांचों क्या है मेरे पास में, बॉन्ड्स के टाइप है। इन सबको आप केमिस्ट्री में पहले भी आपकी जो जूनियर क्लासेस है उनमें पढ़ चुके हो, मे बी 11th 12th के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स में केमिस्ट्री में ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो जस्ट इसको हम लोग ब्रश अप कर लेते हैं अपने बीएससी के अंदर क्या रहती है ये। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट है आयनिक बॉन्डिंग, उसको हम पढ़ते हैं। देखो, आयनिक बॉन्डिंग को हिंदी में हम कहते हैं आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन के अंदर मोस्टली ये किसमें पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन नहीं हो, जैसे कि जो दूसरे हमारे मेटल्स है, जैसे कि NaCl हो गया, HCl हो गया, ये सारे कंपाउंड्स क्या हो गए मेरे पास में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे पहले ये बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा
उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि कोई ऐसे एटम्स पास में आए जिनके एक तरफ तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करके स्टेबल होना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट करके स्टेबल होना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ले लेगा, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, है ना। तो यानी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके नाम से भी पता चल गया इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब आगे इसके अंदर हमको क्या लिख के आना है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है। तो जो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल जो इसका एग्जाम्पल है वो है NaCl का, नमक का। नमक एक बहुत अच्छा ही क्रिस्टल है। तो देखो इसके अंदर किस टाइप से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर Na तो क्या होता है, हमारे पास में पॉजिटिव आयन होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। यानी कि Na एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करके जो हमारी नोबल गैस है नियॉन, उसके कॉन्फ़िगरेशन को पा लेता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारी जो नोबल गैस है ऑर्गन, उसको उसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या करती है, अचीव कर लेती है। तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल बनता है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बनती है, वो बनती है NaCl की। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कौन से कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जनरल क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेसिव एनर्जी। तो कोहेसिव एनर्जी जो आयनिक बॉन्ड की होती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। कैसा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के बीच की बाइंडिंग अगर अच्छी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों कि उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और तोड़ने वाली एनर्जी ही तो क्या है, कोहेसिव एनर्जी है। यानी कि जितनी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव एनर्जी। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कोहेसिव एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। किस रेंज के अंदर रहती है, 180 to 200 किलो कैलोरी पर मोल के रेंज की इसकी क्या रहती है, कोहेसिव एनर्जी की वैल्यू रहती है। और सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस क्या होती है बच्चों, हार्डनेस और ब्रिटलनेस के अंदर थोड़ा सा फर्क रहता है। हार्डनेस हम किसे कहते हैं, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड या किसी भी मैटर के या कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसकी सरफेस को अगर स्क्रैच करते हैं और उसके ऊपर नेल्स के मार्क्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या डिटरमाइन करेगी, उसकी हार्डनेस। अगर बन जाते हैं मार्क्स तो वो क्या रहेगा, सॉफ्ट मटेरियल रहेगा। और अगर नहीं बनते हैं तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज अ हार्ड मटेरियल। ओके, जबकि ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटल मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कांच, ग्लास जो होता है। यानी कि जो क्या होता है, नीचे छोड़ते ही क्या हो जाए, वो बिखर जाए। तो इस टाइप के जो मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। या जनरली वो मटेरियल जो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, बिना किसी इंडिकेशन के ब्रेकडाउन हो जाते हैं, वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल, है ना। उनमें किसी भी टाइप के क्रैक्स या फिर हम लोग कहें कि क्रैक्स ही बेसिकली क्रैक्स नहीं होते या वो मुड़ते वगैरह नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो इसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस दोनों ही क्या रहती है, काफी ज्यादा रहती है आयनिक बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा, तो ये भी बच्चों इनका क्या रहता है, हाई रहता है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी लेस रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसके अंदर कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कमी रहती है हमेशा। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी मटेरियल का कंडक्टिंग होने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होने के लिए। तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या इधर आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों ही क्या बन जाते हैं, स्टेबल फॉर्म के अंदर बन जाते हैं। इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या रहती है, काफी कम रहती है। अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट बॉन्डिंग पे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग क्रिस्टल। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्रिस्टल बेसिकली क्या होता है,
कोवैलेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉपरेट करते हैं। एक तरीके से हम लोग समझे तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर अगर दो एटम्स हैं तो वो इस तरीके से रहेंगे कि कभी सपोज करो मेरे पास में दो स्टूडेंट्स है और एक मेरे पास में क्या है, पेन है ना। दो स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक पेन है। तो जब ये वाला स्टूडेंट पेंसिल से काम करेगा या सपोज करो ये कोई डायग्राम बना रहा है तो तब तक ये क्या करेगा, ये पेन ले लेगा, है ना। और जब ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी पेंसिल से काम करेगा, तब तक इसको पेन मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम ये जो दो स्टूडेंट है वो तो मान लिया मैंने क्या है, दो एटम है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एटम हो गया। तो इसी तरीके से ये पेन तो क्या हो गई, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दोनों स्टूडेंट क्या हो गए, एटम्स हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जब इस एटम को स्टेबल होने की जरूरत होगी तो वो इसके लिए भी काम आ जाएगा, और जब इस एटम को स्टेबल होने की जरूरत होगी तो वो इसके लिए भी काम आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। बॉन्डिंग ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसकी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मेड अप ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ, ये यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ पेयरिंग ऑफ लिखा हुआ है, पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इनकम्प्लीट आउटर शेल। इनकम्प्लीट अगर आउटर शेल होगी और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉनों की, तो उस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कह देते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, या हिंदी में इसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है, डायमंड इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, काफी अच्छे एग्जाम्पल्स है कोवैलेंट बॉन्ड के। इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले मिथेन को, तो मिथेन का स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होता है, देखो कार्बन का जो आउटर शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हमारे बाबा जी, तो ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या करेगा, ये इसके पास में 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये तो अगेन अनस्टेबल हो गया। इसे आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो इसके पास में है। तो ये बहुत सारे बाबा जी के साथ में क्या करेगा, दोस्ती करेगा और बोलेगा कि जब तेरे को पेन काम में नहीं आ रही तो तू मुझे पेन दे दे अपनी, और जब मेरे को पेन काम नहीं आ रही होगी तो मैं तुझे पेन दे दूंगा अपना। सेम पेन बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, जब मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे काम नहीं आएगा तब मैं तुझे दे दूंगा, तो तेरे पास में भी क्या हो जाएंगे, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और मेरे पास में मैं 4 से 5 पर हो गया, बट 5 पे मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे तो 8 तक के लिए आना है। तो मैंने क्या किया, एक और बाबा जी से बात करी, फिर भी मैं 5 से 6 पर पहुंचा। अब मुझे एक और बाबा जी से बात करनी पड़ेगी, 6 से 7 पर पहुंच गए। अब अगेन मुझे एक फाइनल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक बाबा जी से और बात कर लेते, तो अब मैं किस पे पहुंच गई, 8 पे पहुंच गई। यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड है, बाकी ये होता स्ट्रेट पे ना। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा मिथेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारा डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, कार्बन के जो कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर रहता है ना, चतुष्फलकीय संरचना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के होते हैं। अब चलो बच्चों हम इसकी देख लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट आता है कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी इसके अंदर डिपेंड करती है कि कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मेरा जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर है, और अगर वो वीक कोवैलेंट बॉन्ड है तो उस टाइम पे जो कोहेसिव एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। देखो अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो कोहेसिव एनर्जी का तो कम होना एकदम सीधी सी बात है, कोहेसिव एनर्जी क्या रहेगी, कम ही रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरा जो कोवैलेंट बॉन्ड है एक प्रबल बॉन्ड है या फिर एक स्ट्रांग बॉन्ड है, तो उस केस के अंदर जो कोहेसिव एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द कोहेसिव एनर्जी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सिंस इट वेरीज विद द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये स्ट्रेंथ के साथ में क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम तरीके से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम यही केस है। जैसे कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, बिकॉज उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है।
और अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपने पास में ज्यादा है, या हम लोग ऐसा कहें कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो काफी बड़ा है, तो उस केस के अंदर उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है स्पिन। तो स्पिन होता है, देखो यहाँ पर क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर रहता है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होती ही है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन भी होगा, तो इसका जो स्पिन होता है वो एंटी पैरेलल होता है, यानी कि एक का अगर इस डायरेक्शन के अंदर है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर। एंटी पैरेलल इसका क्या रहता है, स्पिन, या हिंदी में जिसे हम कहें प्रचक्रण। उसके बाद में हमारा जो इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये हर टाइप की कंडक्टिविटी को शो करता है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो काफी बैड कंडक्टर हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो वेरी गुड कंडक्टर है, और कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो क्या है, एज ए सेमी कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार ये एज अ इंसुलेटर काम करता है, कई बार एज अ कंडक्टर काम करता है, और कई बार एज अ सेमी कंडक्टर काम करता है। तो यही लिखा हुआ है कि इट शोज वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एज डायमंड इज बैड कंडक्टर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्रिस्टल आर सेमी कंडक्टर, एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। बस यही सब एग्जाम्पल के साथ में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। अगर आपको एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको एटलीस्ट 4-4 कैरेक्टरिस्टिक तो लिखकर आनी है। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो आपकी जो CBH की बुक है आप वो फॉलो कर सकते हैं, है ना। उसमें काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड बॉन्डिंग की तरफ, जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्डिंग। देखो नाम क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग, हिंदी में इसे कहते हैं हम धात्विक बंधन। तो वो बंधन जो धातुओं के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, धात्विक बंधन कह सकते हैं। तो जनरली जो हमारी मेटल्स होती है उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी है कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। एक नहीं कह सकती मैं, उसके अंदर क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल के अंदर इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। और जब ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट दूसरे कैटायन की, देखो दूसरे कैटायन से। तो क्रिस्टल के अंदर कैटायंस कहाँ से आया, तो उसके लिए देखो सपोज करो ये क्या है, मेरा कोई भी एक क्रिस्टल है, इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और होल्स दोनों रहेंगे इसके अंदर। और देखो यहाँ पर होल्स क्यों बने, यहाँ पर होल्स क्यों बने, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और कितना बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, इस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, इस क्रिस्टल के अंदर ही वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते हुए इनसे क्या करता है, कोलाइड करता है, तो वो इनके बीच में क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है ना। क्रिस्टल के अंदर जो हमारे एटम्स है उन्हीं के बीच में क्या बना देता है, ये एक वीक बॉन्ड बना देता है। और उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। किसकी वजह से होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल एंड कैटायन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल मेक्स अ वीक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्डिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग क्रिस्टल कहते हैं। तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कोहेसिव एनर्जी। देखो मैंने ये पहले ही कह दिया कि ये जो बॉन्ड होता है वो क्या रहता है, काफी वीक रहता है। अब अगर ये बॉन्ड वीक रहेगा तो इसके लिए जो कोहेसिव एनर्जी लगेगी वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। कोहेसिव एनर्जी क्या है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वही तो एनर्जी कोहेसिव एनर्जी है। तो अब बॉन्ड क्या है मेरा, बॉन्ड कैसा है मेरा, वीक है, तो कोहेसिव एनर्जी भी क्या रहेगी, लेस रहेगी। बट जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है उनकी कंपैरिजन में जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और एनर्जी किस रेंज के अंदर रहती है, 18 to 19 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन हम लोग लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन की जो टंगस्टन भी क्या है, एक मेटल ही है, बट इसकी जो कोहेसिव एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है बाकी के मेटल्स की कंपैरिजन के अंदर, मेटेलिक बॉन्ड की कंपैरिजन के अंदर। सेकंड जो इसका टॉप पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा क्या रहेगी, हमारी कंडक्टिविटी रहेगी। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या
को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर रहा है किसी क्रिस्टल के अंदर तो वो करंट को फ्लो करवाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर काफी अच्छे से मूव होता है, इसीलिए क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसमें लिखा भी है मोर बिकॉज एन मेटेलिक क्रिस्टल मोबिलिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल। जब हम लोग क्रिस्टल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तब उसकी जो कंडक्टिविटी वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ब्राउनियन मोशन करना स्टार्ट कर देता है, और ब्राउनियन मोशन के अंदर जो नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या रहते हैं, काफी हाई रहते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन। क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन यानी किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं, तो ये 3 क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, और एचसीपी मतलब हेविली कॉम्पैक्टेड पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल कॉम्पैक्टेड कंप्लीटली पैक्ड स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, है ना। अब हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग पर। फोर्थ बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूलर और वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग। इसे हम लोग कैसे समझेंगे, जो हमारा वॉन्डरवॉल बॉन्ड है या मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं इसे, ये जनरली गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड रहता है जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। और ये काफी वीक बॉन्ड होता है, तभी तो इसमें जो मैटर होता है वो किस स्टेट के अंदर रहता है, गैसियस स्टेट के अंदर रहता है। और ये कैसे बनता है, ये डाइपोलर फोर्सेस की वजह से या वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से बनता है अमंग द मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल बॉन्ड बोलते हैं। और ये काफी वीक काइंड ऑफ क्या रहता है, बॉन्ड रहता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी जो होती है इसकी काफी कम होती है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, काफी वीक बॉन्ड है। इसकी कोहेसिव एनर्जी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल तक ही होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड की कितनी थी, 180 to 200। आप कंपेयर कर लो, लगभग उसकी 10 गुना कम, है ना, या उसका 10वां भाग ही रहती है इसकी कोवेलेंट एनर्जी, ठीक है। और सेकंड जो आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, इसका कम रहता है, क्योंकि जनरली ये क्या रहता है, गैसियस स्टेट के अंदर ही रहता है ये बॉन्ड, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, काफी कम रहता है। कंडक्टिविटी कैसी रहती है, बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते, ना ही ये ऊष्मा के कंडक्टर होते हैं और ना ही ये किसके कंडक्टर होते हैं, विद्युत के कंडक्टर होते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। अब गैस है तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी तो होगी, तो ये कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं। हिंदी में कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता, यानी कि अगर मैं गैस को भरूं किसी भी सिलेंडर के अंदर तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्रेस करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, यानी कि कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी ये रखते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों, ये जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल के बीच के अंदर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल एलिमेंट जितने भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी हैं उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास में रहता है, बट इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसा आता है, पार्शियल आता है। यानी कि डाइपोलर बेसिकली अट्रैक्शन होता है इसके अंदर। डाइपोल का क्या मतलब है कि एक ही किसी डिस्टेंस पर एक तरफ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से अंतर होता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने HF का, हाइड्रोफ्लोराइड का। तो हाइड्रोफ्लोराइड क्या करता है, देखो इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन होना काफी जरूरी है इस बॉन्ड के अंदर, सिंस इसका नाम ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मटेरियल तो या एक एलिमेंट तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया और फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया। और इस टाइप के मटेरियल एक प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करते हैं कि ये क्या करते हैं, पॉलीमर फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी कि यहाँ से अगेन क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा, फिर यहाँ से एक फ्लोरीन, और इधर की तरफ भी ये क्या चलती रहेगी सीरीज, इधर फ्लोरीन कनेक्टेड रहेगा, अगेन ये कनेक्टेड रहेगा हाइड्रोजन से। तो ये पूरा सीरीज की फॉर्म के अंदर होता है। और सीरीज की फॉर्म को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं,
पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर की फॉर्म के अंदर रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड होता है ये भी, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है ये। हमारी जो फर्स्ट एग्जिबिशन है वो है कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी इसकी क्या रहती है, काफी कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होती है, काफी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पॉलीमराइजेशन, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ पे। इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखो बच्चों, हाइड्रोजन इसके अंदर हर जगह आएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर होना काफी जरूरी है। जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोफ्लोराइड हो गया, इस टाइप ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पर आपका जो ये क्रिस्टल बॉन्डिंग का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।